दोस्तों आज की जो कहानी है उसको सुनकर आपको पता चलेगा कि डेस्टिनेशंस वेडिंग जो होती हैं वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। ऐसी जगहों पर जाना, ऐसी जगहों पर जाके खुशी मनाना आपकी खुशी को कितने बड़े गम में बदल सकता है, इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं था। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो में जो कहानी है, जो किस्सा है, उसको सुनने के बाद आप यकीन कर जाओगे कि सच में खूबसूरत जगह जो होती हैं वो अपने भीतर सबसे ज़्यादा खामोश और ख़तरा छुपाए बैठी हुई होती हैं। कहानी है दो नौजवान युवकों की। एक महिला, खूबसूरत महिला जिसका नाम स्नेहा है, और एक लड़का विनय। दोनों एक गुड़गांव में एक अच्छी खासी एमएनसी में जॉब करते थे। दोस्ती और दोस्ती कितनी जल्दी प्यार में बदल गई ये उनको पता भी नहीं चला। इसके बाद कुछ वक्त उन्होंने डेटिंग की और डेटिंग करने के बाद उन्होंने शादी करने का फ़ैसला लिया। शादी करने का फ़ैसला उन्होंने लेने के बाद जो स्नेहा थी, स्नेहा ने विनय को कहा कि हम अपनी जो वेडिंग है उसको एक अच्छी खासी डेस्टिनेशन वेडिंग में तब्दील करते हैं। हम यहाँ हाइपर सिटी में अपनी शादी नहीं करते हैं, एक गाँव में जाकर, एक छोटे से आम से गाँव में जाकर इसको ख़ास बनाते हैं, हमेशा के लिए। विनय पहले इसकी बात से सहमत नहीं था, लेकिन बाद में इसके ज़ोर देने पर विनय इसकी बात से सहमत हुआ और इन्होंने यूपी के एक छोटे से गाँव में एक अपनी जो शादी थी, उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग इन्होंने तय की। उस वक़्त इस गाँव की जो बसावत थी, जो लोगों की तादाद थी, वो बहुत कम थी। लोग इस गाँव में जाने से कतराते थे क्योंकि इसके किस्से लोगों को अच्छे से पता थे। लोगों को पता था कि यहाँ जाने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। बिना कोई परवाह किए इन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया। अब वहाँ पर एक पुरानी कोठी रिनोवेट हुई हुई थी। उसको ख़ास तौर से रिनोवेट किया गया था सिर्फ़ इसीलिए कि अब जो शादी वगैरह के फंक्शंस होते हैं, वो यहाँ पर किए जा सकें, लोग यहाँ पर ठहर सकें। उन्हें वो कोठी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, उन्होंने उसको बुक किया। और शादी से पहले के जो कुछ फंक्शंस होते हैं, मेहंदी, ढोल, इसी तरह के कुछ फंक्शंस, वो सारी चीज़ों को वहाँ पर स्टेबल करने के लिए उन्होंने उस कोठी को बुक कर दिया। और शायद यही वो पल था जिसमें उन्हें समझना चाहिए था कि ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है। अब पहले दिन ही, जिस दिन इन लोगों की मेहंदी थी, स्नेहा को एक गलत आदत थी, स्मोकिंग की। और यही आदत उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा ख़तरा आज लेकर के आने वाली थी, इसको बिल्कुल भनक नहीं थी। अपनी मेहंदी का पूरा फंक्शन ख़त्म होने के बाद जैसे इसको सिगरेट पीने की इच्छा हुई, इसने सिगरेट को सुलगाया और कोठी के बराबर में बने हुए जीने जो तीसरी मंजिल पर जाकर के खुलता था, वहाँ पर एक टेरेस था और एक कमरा। इसने सिगरेट को जलाया और सीढ़ियों से उस जीने से ऊपर जाने लगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद इसको क्या दिखाई देता है? इसने देखा कि एक औरत जिसने शादी का जोड़ा पहना हुआ है, जिसने रेड ड्रेस पहनी हुई है, उसका जो भी अटायर है, जो भी उसके ज्वेलरी है, यहाँ तक उसने जूड़े पहने हुए हैं, जो बैंगल्स वगैरह आते हैं, ये चूड़ियाँ होती हैं, वो उसने कोहनी तक का पूरा सेट पहना हुआ है। इसने 2-3 बार उसको आवाज़ दी, लेकिन उसका कोई जवाब ना आने की वजह से इसको ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फ़ील हुआ। स्नेहा ने पास जाकर इसको देखना ठीक समझा, इसको पुकारना ठीक समझा, और शायद यही इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, ये इस महिला के पास गई और लगभग 1 मीटर की दूरी पर ये उसके पास जाकर खड़ी हुई। इस महिला ने दीवार की तरफ अपना जो चेहरा था वो किया हुआ था। इसने जैसे उसको आवाज़ दी, तब इस महिला ने स्नेहा की तरफ अपना चेहरा किया और स्नेहा उस चेहरे को देखते ही अपने हाल से बेहाल हो गई। उसकी चीख निकल गई।
उसने देखा कि इस महिला ने जो भी ज्वेलरी, जो भी कपड़े, जो भी बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनी हुई थी, वो लग रहा था जैसे जलकर इसकी स्किन पे चिपक गई हो। वो देखने में इतनी ज़्यादा डार्क और इतनी ज़्यादा भयानक लग रही थी कि इसको वहाँ पर एक पल के लिए भी खड़ा होना ठीक नहीं लगा। इसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या करे। इसकी चीख निकल गई और ये उल्टे पैर वहाँ से नीचे की ओर आने के लिए भागने लगी। आधे जीने तक ये भागकर वापस आ भी गई, लेकिन बदकिस्मती से इसका पैर फिसल गया क्योंकि काफ़ी तेज़ अपनी जान बचाने के लिए उस भयानक चेहरे से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रही थी। ये जल्दी से वहाँ से उतरी और जैसे ही ये वहाँ से आधे जीने तक आ गई थी, इसका पैर फिसल गया। इसके कोहनी में फ्रैक्चर हो गया, इसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई और जैसे ही इसकी चीख और इसके गिरने की आवाज़ नीचे मौजूद मेहमानों ने सुनाई दी, वो लोग तेज़ी के साथ इसको देखने के लिए बाहर की तरफ भागने लगे, जहाँ पर विनय भी मौजूद था। विनय इसके पास आया। उस वक़्त तक स्नेहा बेहोश हो चुकी थी। लोगों ने जल्दी से इसके मुँह पर पानी मारा, इसको होश में लाने की कोशिश की और जैसे ही विनय और उसके दोस्तों ने, इनके जो परिजन आए हुए थे, उन्होंने इससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम कैसे गिर गई? तुम चिल्लाई क्यों थी? तो इसने कहा कि ऊपर इस तरह से कोई बैठी हुई महिला है, जो पूरी तरह से जली हुई है। जल्दी से विनय और इसके कुछ दोस्तों ने ऊपर जीने की तरफ भागना शुरू किया। इन्होंने टॉर्च के सहारे ऊपर का एक-एक कोना छान ली, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। परेशान होकर ये नीचे की तरफ आए। स्नेहा को बताया कि ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्नेहा बार-बार विनय से कहती रही कि ऊपर है, इस तरह की ऊपर एक औरत है, मैंने उसको देखा है। वो पूरी तरह से जली हुई है, उसके जो बैंगल्स हैं, उसका जो चेहरा है वो झुलसा हुआ है, तुम मेरी बात का यकीन करो। चूँकि विनय एक हाइपर सिटी से बिलॉन्ग करता था, एक ऐसे स्टैंडर्ड्स में वो पला-बड़ा था, तो उसकी इस बात पर उसको यकीन नहीं आ रहा था और अचंभा भी हो रहा था कि स्नेहा इस तरह से बात क्यों कर रही है, क्योंकि वो भी उसी के स्टैंडर्ड की एक लड़की थी। अगले दिन जो विनय का दोस्त था, एक दोस्त आज ही इस लोकेशन पर आया था। विनय उसके साथ बातचीत कर रहा था, उस कोठी के लॉन्ज में खड़े होकर। उस कोठी के लॉन्ज में एक पार्क बना हुआ था। वहीं पर वो खड़े होकर बातें कर रहे थे। विनय उससे कल रात की सारी बात बता रहा था। उसको बता रहा था कि इस तरह से स्नेहा के साथ ये हादसा हो चुका है। ये हादसा हो गया और यकीनन वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, जो परिजन थे, उनके चेहरे पर अजीब तरह की बदहवासी सी दिखाई दे रही थी। क्योंकि ये शादी ये खुशी का पल होता है और ऐसे पल में जब ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो इंसान परेशान हो ही जाता है। गौर करने पर देखा तो वहाँ एक औरत, जिसकी लगभग उम्र 48 साल होगी, वो झाड़ू लगा रही थी। असल में वो यहाँ काम करने वाली एक केयरटेकर की तरह थी। तो वो बड़ी गौर से विनय की बातें सुन रही थी। सारी बात सुनकर वो विनय के पास आई और विनय के पास आने के बाद उसने कहा कि साहब, आप यहाँ से चले जाइए अगर आप अपनी ज़िंदगी को सच में नॉर्मल रखना चाहते हैं, या अगर आप अपनी होने वाली पत्नी से सच में प्रेम करते हैं तो आप यहाँ से चली जाइए, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो? उसने कहा कि मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपसे उम्र में ज़्यादा हूँ, आपका भला सोचकर आपसे बता रही हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। बाद में उस महिला ने कहा कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो, तो क्या मैं स्नेहा से मिल सकती हूँ? विनय इस बात पर थोड़ा कतरा रहा था, लेकिन उसका जो दोस्त उसके साथ खड़ा था, उसको शायद इस महिला की बात में कुछ तर्क लग रहा था, तो उसने इस चीज़ को अलाउ किया। ये महिला स्नेहा के पास गई। स्नेहा की आंखों में कल रात का वो मंजर, वो डरावना पल साफ-साफ इस महिला को दिखाई दे रहा था। स्नेहा से सारी बात पूछकर ये महिला बाहर की तरफ वापस आई। स्नेहा भी इसके पीछे-पीछे आ गई। स्नेहा सवाल करती रही कि आप कौन हैं? आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? लेकिन उसने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। ये विनय के पास आ गई और विनय को जो बात इसने बताई, उसको सुनकर मेरे भी होश उड़ गए।
क्योंकि ये एक ऐसी रियल घटना है जो शायद अक्सर कुछ लोगों के साथ ऐसे हो जाती है, जो उनकी ज़िंदगी के जो नियम होते हैं, उनकी ज़िंदगी जो होती है उसको पूरी तरह से अलग बना देती है। शायद ऐसा एक्सपीरियंस लोगों को कम होता हो, लेकिन जिनको होता है वो अक्सर ये दुआ करते हैं कि दूसरे लोगों को ऐसी चीज़ें ना दिखाई दें, ऐसा कुछ उनकी ज़िंदगी में ना हो। उस महिला ने बताया कि मेरी जो माँ थी, कई वर्ष पहले वो यहाँ की केयरटेकर थी, और एक्चुअल में जब ये जगह, ये कोठी किसी वेडिंग वगैरह, किसी शादी के लिए ऐसे दी नहीं जाती थी, तब ये एक आम सी कोठी थी जिसमें एक बंगाली फैमिली रहती थी, और वो उनको दरवाजे तक लेकर आई। वो महिला उनको दरवाजे तक लेकर आई और अपने हाथ की तरफ से एक जो पास का खेत था, कुछ ही दूरी पर, वो दिखाया और कहा कि देखो इस खेत के बराबर में जो वो टावर लगा हुआ है, वो पहले यहाँ नहीं था, वहाँ पर एक घर हुआ करता था। उस घर में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, वहाँ एक लड़का था, और इन इन फैमिली में, जो ये बंगाली फैमिली थी, इनके घर में जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी आँखें भी, जो उसकी माँ उससे अक्सर बताया करती थी, इस केयरटेकर की माँ बताती थी कि उसकी आँखों का रंग जो था वो भी लगभग नीला था। वो इतनी ज़्यादा देखने में खूबसूरत थी। अब ये बंगाली परिवार से आने वाली लड़की और वो मुस्लिम परिवार से आने वाला लड़का, आपस में इन दोनों को प्रेम हो गया और इन्होंने शादी करने का डिसाइड किया। लेकिन दोनों का परिवार इस चीज़ को लेकर रज़ामंद नहीं था। किसी तरह से उस लड़के ने अपने परिवार को मना लिया, लेकिन लड़की के परिवार वाले अभी भी इस चीज़ को सही निगाह से नहीं देख रहे थे। आखिरकार इस लड़की ने ऐसा कदम उठाया जिसको देखने के बाद इसके परिवार वाले बिल्कुल टूट गए। इस लड़की ने ज़हर पी लिया और कहा कि अगर आप मेरी इससे शादी नहीं कराएंगे तो मैं मर जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से लड़की को बचाया, और इस लड़की के घर वाले भी उस लड़के से इसकी शादी करने के लिए उन्होंने तय कर दिया, ये चीज़ वो मान गए। उसके बाद इस लड़की की जो माँ थी, वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो इतनी ज़्यादा उस लड़के को देखकर जल जाती थी कि उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसको थोड़ा बहुत काला जादू आता था, लेकिन किसी इंसान पर पूरी तरह से इसका प्रयोग कैसे करना है वो ये नहीं जानती थी। उसकी एक सहेली थी, उसकी माँ की। उसने अपनी सहेली से बात की और पास ही के एक तांत्रिक से काला जादू करने की सारी विधि जो थी वो समझी। उसके बाद जैसे ही शादी के कुछ दिन बाद वो दोनों इस बंगाली फैमिली के पास आए, उसकी बेटी को उनसे मिलाने के लिए, तो इसकी माँ ने पानी में कुछ घोलकर उस लड़के को पिलाया। इसके कुछ ही दिन बाद उस लड़के के शरीर पर काले काले निशान निकलना शुरू हो गए, जैसे नील पड़ गया हो, और वो नील काले निशान में तब्दील होने लगे। कंधों पर, गले पर, हाथों पर, कमर पर, पेट पर, पैरों पर। शुरुआत में लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। उनमें अक्सर उसको दर्द होता था, और कई बार इतना दर्द होता था कि उसके चिल्लाने की आवाज़ इनके घर तक भी आती थी। और इसकी माँ सब कुछ जानते बूझते हुए भी ऐसा प्रिटेंड करती थी जैसे इसको भी अपने दामाद की केयर है, जबकि यही अपने दामाद की असली दुश्मन थी। कुछ वक्त गुजरा, और उस लड़के के जो शरीर पर वो काले निशान थे, वो किसी फोड़े की तरह, वो किसी बड़े फोड़े की तरह उसके शरीर पर उभर कर आ गए। और एक रात जब इस कहानी को बताते हुए वो केयर टेकर इतनी ज़्यादा डर रही थी कि जिन्होंने मुझे ये कहानी बताई है, उस पल सच में वो भी घबरा रहे थे। शायद उनको इस बात का डर हो कि कहीं ना कहीं ये कहानी अगर ऐसे दोहराई जाए तो क्या होगा। तो उस रात उस लड़के के जो भी शरीर पर वो काले निशान थे, वो फोड़े का रूप बदलकर वो फूटने लगे। उसके शरीर से खून की जैसे नदियां बहने लगी हों। तो लड़का लड़की अकेले रहते थे।
बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल तक पहुँचे, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुँचने तक ही उस लड़के ने दम तोड़ दिया। अपने प्रेमी की ऐसी हालत देखकर, अपने प्रेमी की ऐसी मौत देखकर, अपने पति की ऐसी मौत देखकर वो लड़की जैसे किसी गहरे सदमे में चली गई। उसे दिन-रात खाने-पीने का कोई होश ही नहीं। पता नहीं कितने दिनों तक वो सदमों में ऐसे ही जीती रही। अब इसकी लड़की की जो माँ थी, उसकी सहेली, वो सब जानती थी कि इसके पति का ये हाल इसी की माँ ने किया है। आखिरकार उसकी माँ की सहेली को उस लड़की की हालत पर तरस आया और उसने उसकी जो बेटी थी उससे सारा सच बता दिया। सारा सच सुनने के बाद जो कदम उस लड़की ने उठाया, वो कितना ज़्यादा खतरनाक था। वो इतना खतरनाक था कि शायद ही कोई ऐसा करने की सोच भी सके। लड़की ने जो उसकी शादी का जोड़ा था वो पहना, उसकी सारी ज्वेलरी, उसका मंगलसूत्र, अपनी सारी चूड़ियाँ उसने पहनी और वो अपने माता पिताजी के घर इस कोठी में आई। बदकिस्मती से उसकी माँ इस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। उसने अपने पिता से बात की। जब उसने अपने पिता से बात की तो उसके पिता को अच्छी तरह से ये दिखाई दे रहा था कि जो मेरी बेटी है इसका मानसिक जो संतुलन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसने अपने पिता से कहा कि जब माँ आ जाए तो उनको तीसरी मंजिल पर भेज देना, मैं उनका वहीं इंतज़ार कर रही हूँ और कृपया करके आप वहाँ नहीं आए। लड़की ने काफ़ी देर तक अपनी माँ का इंतज़ार किया, लेकिन जब माँ नहीं आई तो तीसरे मंजिल पर बने कमरे में मिट्टी के तेल की एक कैन रखी हुई थी। उस वक्त उस दौर में यही सब यूज़ होता था। उसने सारा का सारा तेल अपने शरीर पर बिखेर कर, अपने ऊपर बिखेर कर, अपने आप को ज़िंदा ही आग जलाकर राख कर लिया। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही। ऊपर का गेट भी लॉक कर लिया था जिसको उसका पिता नहीं तोड़ पाया। और जब आखिरकार वो दरवाज़ा टूटा तो उसके पिता ने और उसकी माँ ने अपनी बेटी को ज़िंदा ही कोयलों में तब्दील होते हुए देखा। ये एक ऐसा मंज़र था जो किसी भी पैरानॉर्मल, किसी भी आत्मा, किसी भी सोल से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। किसी ज़िंदे इंसान को, किसी अपने को लाश में तब्दील होते हुए देखना अपनी आँखों के सामने, उसके शरीर को, उसके खूबसूरत कोमल जैसे शरीर को कोयलों में तब्दील होते देखना बहुत, बहुत ज़्यादा डार्क बात है। इसकी माँ को शायद ये समझ आ चुका था कि मेरी बेटी ने ये सब क्यों किया, लेकिन इसका पिता इस सारी चीज़ से अनजान था। आखिरकार कुछ साल गुज़रे। इसके पिता को ये बात पता चल गई कि मेरी बेटी ने असल में जो आत्महत्या की थी उसकी वजह थी कि उसका जो पति था उसके ऊपर मेरी पत्नी ने काला जादू किया था। उसी वक्त जब उसको ये सच्चाई पता चली, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उसने अपने पत्नी का साथ छोड़ दिया। कहा कि तुमने मेरी बेटी को मारा है और हमेशा के लिए इस घर को उसने छोड़ दिया। उसकी माँ यहाँ अकेली रह गई। कुछ दिन बाद उसकी माँ की मानसिक हालत ऐसी हो गई कि उसको देखकर ही लोग डरने लगे। उसको रातों को 2 बजे, 3 बजे अपनी बेटी के चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती थी तीसरी मंजिल से। वो दीवारों पर अपना सर पटकती, दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करती, लेकिन उसके कदम जो थे, उसके पैर जो थे उसकी माँ के, वो उसका साथ नहीं देते। वो हद से ज़्यादा परेशान थी। ये सारी चीज़ मेरी माँ ने, उस केयरटेकर की माँ ने बताया कि ये सारी चीज़ें मेरी माँ ने अपनी आँखों से होते हुए देखा। और आखिरकार एक दिन आया जब उसकी माँ ने भी दम तोड़ दिया। तब से लेकर आज तक कई बार ऐसे हो चुका है कि यहाँ पर शादी जिन महिलाओं की हुई है उनमें से लगभग अगर 100 महिलाओं की यहाँ शादी हुई है तो 50 से ज़्यादा महिलाओं ने उस लड़की की चीख को सुना है। और कुछ ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इसका रूप देखा है। स्नेहा को ये बात सुनकर, विनय ने जब ये बात सुनी तो वहाँ मौजूद सभी लोग, इन लोगों के, विनय के दोस्त के पैरों तले ज़मीन निकल गई। दोस्तों, ऐसा सच में होता है। अगर आप
किसी बैड सोल में, किसी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स में यकीन नहीं रखते हो, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जगह को कभी बदल कर ही नहीं देखा। आप एक ही पर्टिकुलर जगह पर रहते हो। शायद आप अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसे पड़ाव पर पहुँचो, जब आप जगह बदल रहे हो, जब आप रहने के लिए कोई रूम रेंट पर ले रहे हो, आप कोई मकान रेंट पर ले रहे हो, और वहाँ जब आपके साथ ऐसी चीज़ हो, तो शायद लोगों को समझ में आती है कि ये चीज़ें सच में एक्सिस्ट करती हैं। तो मेरा कहना यही है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ को या किसी भी मकान को, घर को, फ्लैट को रहने से पहले उसका जो ओनर है, उसके अलावा उसके आस-पड़ोस में मौजूद लोगों से उसके बारे में जानकारी ज़रूर लें। वरना वो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हालात जो हैं, वो इतने ज़्यादा पैदा हो जाएँगे कि वहाँ से बाहर निकलना आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है, तो आप स्क्रीन पर शो हो रहे ईमेल पर मुझे लिख कर भेज सकते हैं, और मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपकी खुशियों के साथ आपकी ज़िंदगी हमेशा सदैव अच्छी चलती रहे, यही कामना करता हूँ, और आज के लिए विदा लेता हूँ।